हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा। तो आज का टॉपिक है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जिसको शॉर्ट नाम एमसीजी भी कहते हैं। ठीक है, आपको इसका भी जो यहाँ पे बोर्ड पे लिखा होगा इसको यहाँ से नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको पीडीएफ फाइल में भेज दूंगा। बस ओनली इसका जो ये डायग्राम है ना, ये डायग्राम बनाना है। ठीक है बेटा, डायग्राम यहाँ से बिल्कुल साफ ज्यादा मिलेगा कंपेयर टू आपको पीडीएफ फाइल में। तो आपको डायग्राम यहाँ से बना देना यहाँ से। ठीक है, तो आप डायग्राम बना लेना। तो सबसे पहले है क्या बेटा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अच्छे से समझे इस टॉपिक को, एक ही लेक्चर का टॉपिक है ये। तो गैल्वेनोमीटर काम आता है जिसको मूविंग कॉइल मींस जिसके अंदर क्या होती है, ये पॉइंटर होता है। ये पॉइंटर क्या करता है, रोटेट करता है। ठीक है, तो ये रोटेट मींस क्या करेगा, डिफ्लेक्शन दिखाता है ये। तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का मतलब है, गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, दो चीजें होती है, एक होता है एमीटर, एक होता है गैल्वेनोमीटर। एमीटर करंट को मेजर करता है, एमीटर करंट को मेजर करता है, और गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करता है। मींस अगर सर्किट में थोड़ा सा भी करंट अगर आता है, उसको डिटेक्ट करना है कि भाई करंट है या नहीं है, तो उस जगह पे एमीटर नहीं लगाते हैं। एमीटर से ज्यादा सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर होता है। सेंसिटिव का मतलब जो कम से कम करंट को मेजर करे, वो क्या कराता है, उसकी सेंसिटिविटी। तो एमीटर से ज्यादा सेंसिटिव कौन है बेटा, गैल्वेनोमीटर ज्यादा सेंसिटिव है। तो ये स्मॉलेस्ट करंट को भी मेजर कर सकता है। तो मेन काम क्या है गैल्वेनोमीटर का, इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इन द सर्किट। ठीक है, ये हो गया गैल्वेनोमीटर। फिर आता है इसका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है बेटा इसका, क्या होता है प्रिंसिपल। इससे पहला जो टॉपिक हमने पढ़ा था क्या, एक था करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, it experiences a torque. If a current carrying coil placed in magnetic field, it experiences a torque. ठीक है, ये निश्चित तरह से हम कह सकते हैं इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल क्या है, दूसरा वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वो क्या है, टॉर्क है। जो हमने पहला जो टॉपिक पढ़ा था उस कोयल पढ़ा। ठीक है, अगर किसी भी कोयल को यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो क्या हो जाता है, ट्विस्ट होता है, वो टॉर्क होता है, उसमें घूमता है, वो रोटेट होता है अपने एक्सिस के अबाउट। ठीक है, अब यहाँ पे कौन क्या ट्विस्ट, कौन क्या घूम रहा है, वो देखो ध्यान से। अब इसका देखें डायग्राम, और डायग्राम बनाना इसके बाद में प्रिंसिपल, फिर आता है डायग्राम, और फिर इसकी वर्किंग। अब ये डायग्राम बना लेना। डायग्राम में क्या क्या है वो ध्यान से समझने की चीज है। N एंड S, नॉर्थ एंड साउथ, दो पोल है। यानी मींस एक मैग्नेट है, मैग्नेट कैसे, कनकेव फेस, इधर से फेस कैसे, कनकेव, केव मींस अंदर से जो घाटी टाइप, गुफा टाइप होती है। तो ये केव शेप है, कनकेव शेप है, दोनों के दोनों। मींस यहाँ पे जो ये हिस्सा है, इस हिस्से के दिखाई देगा, कनकेव दिखाई देगा। तो ये मैग्नेट के दो फेसेस है, एक फेस नॉर्थ और एक साउथ। परमानेंट मैग्नेट होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं है, ये परमानेंट मैग्नेट। ये मैग्नेट के दो फेसेस है, नॉर्थ एंड साउथ। इसके अंदर ये जो मैंने जो सर्कल में गोल जो बना रखे मैंने, ये क्या है बेटा, ये है सॉफ्ट आयरन कोर। एक कोर है, मींस इसके ऊपर वायर की वाइंड करते हैं, इसको वायर, इसके ऊपर वायर लपेटेंगे हम। किसके ऊपर लपेटेंगे, एक आयरन कोर के ऊपर, एक आयरन के ऊपर। आपको बताया था मैंने, हमेशा किसी, जैसे हम एमसीसी के अंदर लें, चाहे एसी जनरेटर लें, चाहे ट्रांसफार्मर लें, उन सभी के अंदर हम वायर है ना, वायर, उस वायर को ऐसे नहीं लपेट देते। मैंने आपको टोरॉइड पढ़ाया था, सोलेनॉइड पढ़ाया था। उसके अंदर वायर की बाउंडिंग जो करते हैं, वाइंड जो करते हैं ना, वो किसी मटेरियल पे करते हैं हमेशा। तो उस मटेरियल पे करने से क्या होता है, वहां का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, उसकी परमेबिलिटी हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है वहां पे, क्योंकि दैट आर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। आगे आएगा आपके पास 3 तरह के मटेरियल होते हैं, डाया, पैरा एंड फेरो। तो सॉफ्ट आयरन जो होता है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है तो क्या होगा इसमें, ये ज्यादा से ज्यादा लाइनें अपने अंदर से, ज्यादा लाइन कौन सी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास होती जाएंगे हमेशा। इसलिए सॉफ्ट आयरन कोर का यूज किया जाता है। ये आगे आएगा कि इसके जो एमसीसी है, इसके अंदर जो कोर होती है सॉफ्ट आयरन की क्यों होती है, या इस कोर का काम क्या है। इस कोर का काम क्या है, देखो
नॉर्थ से ये क्या है, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये दिखा कि नहीं, नॉर्थ से कहां जाएंगी, साउथ पे, तो ये क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और उस सारी लाइन कहां से जाती दिखाई दे रही है, इस कोर के अंदर से, ऐसी लाइन कोई नहीं गई सीधी ऐसे, नहीं गई ना, यहाँ पे कोर रख ली तो लाइनें कर्व होके, कर्व बना के किसके अंदर से जा रही है, इस कोर के अंदर से जा रही है। तो इस कोर का क्या काम आया, इस कोर का काम क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा, यानी कि ऑलमोस्ट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, सभी तो नहीं कर सकते, ऑलमोस्ट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो सारे इस कोर के अंदर से पास होंगी। तो इस कोर के अक्रॉस जितनी ज्यादा लाइनें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती है, आपको पता है, उतना ही वहां का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसका मतलब इस कोर के आसपास का मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग हुआ, क्या रखने से, सॉफ्ट आयरन कोर रखने से, ठीक है। उस कोर के ऊपर ये जो मैंने कर रखी इस टाइप से, ये जो लाइन है, ये लाइन ऐसे, ये क्या है, ये कॉपर की वाइंडिंग है, वायर को लपेट रखा उसके ऊपर ऐसे, ये मैंने तीन नहीं ऐसे ऐसे पे वायर जैसे वायर लपेटे होते हैं, ठीक है, वो वाइंडिंग कर रखी है यहाँ पे। जब आप स्कूल लगेगा तो जब आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा कि रियल में कैसा होता है, ठीक है, आप प्रैक्टिकल इसको लैब में देख सकते हो, ठीक है। सही होगी कॉपर वाइंडिंग। उसके बाद क्या है, ये जो सर्कल सर्कल गोल गोल इसमें कर रखा है, ये क्या है, ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग जुड़ी होती है इस पॉइंटर के साथ। तो अगर जो पॉइंटर इधर जाएगा या इधर जाएगा तो स्प्रिंग क्या होगी, ट्विस्ट घूमेगी, स्प्रिंग टाइट होगी, जैसे पेन की स्प्रिंग होती है, ये रस्सी है, उसको क्या करोगे, ट्विस्ट करते घूमते हो तो एक ऐसी स्टेज आ जाती है, उसके बाद में वो ट्विस्ट नहीं होता है, उसके बाद क्या करेगा, रेस्टोरिंग ट्विस्ट हो जाता है, नहीं वो अपने आप अपनी पोजीशन में आने की कोशिश करता है वो। तो यहाँ पे ये क्या है, एक स्प्रिंग लगा रखी है, और ये स्प्रिंग एक आइडियल स्प्रिंग मान के चलते हैं, किसकी बनी होती है, क्वार्ट्ज, QUARTZ, या फॉस्फोर ब्रोंज, या तो ब्रोंज की बनी होती है या फिर ये क्वार्ट्ज की बनी होती है। क्यों लेते हैं क्वार्ट्ज की या ब्रोंज की, बता देता हूं ये आपको बात। क्वार्ट्ज और जो ब्रोंज होता है वो ऐसा मटेरियल है जिसके रेस्टोरिंग जो टॉर्क मींस हम ये कह सकते हैं, जितना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है उतना रिस्टोरिंग टॉर्क भी प्रोड्यूस हो जाता है। मींस जिस पोजीशन से उसको जितना हमने रोटेट किया, ये पहली बात तो बहुत ज्यादा रोटेट हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, जब उसको हम फ्रीली छोड़ दें तो वापस अपने उसी पोजीशन को गेन कर लेगी। नहीं तो अगर आयरन की या किसी और की मटेरियल होती है, स्टील की स्प्रिंग होती, तो क्या होता है, हम उसको 2 बार या 3 बार घुमाते रहते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है जब क्या हो जाता है, वो डिफॉर्म हो जाती है, उसकी शेप ही चेंज हो जाती है। लेकिन क्वार्ट्ज और ब्रोंज की स्प्रिंग कभी भी इनकी जो शेप है वो कभी चेंज नहीं होगी, और वो 100% अपने जिस पोजीशन पे था उसी पोजीशन वापस आ जाएगा। मींस अगर गैल्वेनोमीटर में यहाँ पे करंट हुआ, अगर करंट हुआ तो ये पॉइंटर डिफेक्ट दिखाएगा, या तो राइट लेफ्ट दिखाएगा या राइट दिखाएगा। जैसे करंट 0 होगा वापस कहां जाएगा, 0 पे, वापस कहां जाएगा, 0 पे। जितना ज्यादा ये डिफ्लेक्शन दिखाएगा, जितना ज्यादा ये डिफ्लेक्शन यहाँ दिखाएगा, उतनी ज्यादा स्प्रिंग के अंदर क्या आएगी, ट्विस्टिंग आएगी, ठीक है। और जितना करंट कम करंट आएगा, स्प्रिंग में ट्विस्टिंग कम आएगी। अब जैसे करंट गया, ये स्प्रिंग वापस किस में आ जाएगी, 0 पे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका ट्विस्टिंग खत्म। तो अगर बार बार करंट गया आया, ऐसा अगर हम स्टील की किसी और की स्प्रिंग लगा देते तो ये जो पॉइंटर है वो परमानेंट एक पॉइंट पे यानी 0 पे नहीं आएगा, अगर लाइट गई तो भी वो किसी न किसी पॉइंट पे यहाँ पे आ जाएगा, इसके आसपास आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर क्वार्ट्ज की किसी इसकी ब्रोंज की बनी हुई है तो हर बार जैसे लाइट गई, करंट आया तो आएगा, करंट डिफेक्ट दिखाएगा, करंट वापस खत्म, स्विच ऑफ, तो वापस 0 पे आ जाएगा। तो ये फायदा है क्वार्ट्ज और ब्रोंज मटेरियल का, मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, रिस्टोरिंग स्प्रिंग है, ये वाला जो है स्प्रिंग है। अब करंट जो होता है किन में होता है, वाइंडिंग में होता है, हमेशा कोर में नहीं छोड़ता है करंट कभी भी, लेमिनेटेड होती है कोर, लेमिनेटेड, ठीक है। दूसरी बात, स्प्रिंग में नहीं होता है करंट, करंट ओनली किसमें होता है, वाइंडिंग में होता है। कॉपर वाइंडिंग होती है, वायर, कॉपर वायर्स होते हैं, और वो वायर भी आपस में क्या होते हैं, इंसुलेट होते हैं। उन कॉपर वायर से करंट इनमें नहीं है, कि मैग्नेट इनमें नहीं है कभी करंट इसमें, ठीक है। अच्छा जी, मैग्नेट हो गया, बस ये पॉइंटर हो गया, और ये क्या है, इसके ये इसका डायग्राम है एमसीजी का, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, ठीक है बेटा। अब तक करते हैं इसकी वर्किंग मैंने आज दिन आपको बताई थी, फिर से देख लो इसमें वर्किंग क्या है इसकी, देखो बेटा क्या, अगर क्या हो भाई वही बात है, if current carrying coil placed in magnetic field it experiences torque प्रोड्यूस होता है। तो जो एक्सटर्नल टॉर्क होगा, एक्सटर्नल टॉर्क
देन एक्सटर्नल टॉर्क कितना होगा बेटा, कितना आया था, दिस इज NIAB sin थीटा। ठीक है, यहां पे थीटा क्या था याद करने पर, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द कॉइल। ये हमने आपको जो टॉर्क का टॉपिक है उसमें लिखवा चुका हूं, बार बार बता रहा हूं, उस टाइम भी कहा था, फिर से बता रहा हूं कि एंगल जो होते हैं, ये एंगल अच्छे समझने क्या चीजें होती है, बस ये नॉर्मल टू द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एंड कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, आई क्या है करंट, करंट इन वाइंडिंग, ए उसका कॉइल का, जितनी बड़ी कॉइल बनेगी सारी शेप बनेगी इस कॉइल की, जो कॉपर वाइंडिंग की जो कॉइल बनती है उसको कहते हैं कॉइल। वायर की वाइंडिंग को ही कॉइल बोलते हैं। उसका एरिया क्या है ए, बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ और साउथ जो पोल लगा रखे हैं इनके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बी, और थीटा एंगल हो गया। तो ये क्या है एक्सटर्नल टॉर्क। इफ फील्ड इज रेडियल, अगर मान लो इफ फील्ड इज रेडियल, आपको बताया था मैंने रेडियल फील्ड क्या होता है, रेडियल फील्ड होगा कि एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड जो थीटा है वो 90 हो जाए, दैट इज थीटा इक्वल टू 90। ये वर्किंग आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वर्किंग जो बता रहा हूं आपके मैं, ये वर्किंग है, ये आपकी पीडीएफ फाइल में भेज दूंगा आपके पास। ठीक है, तो थीटा क्या होगा 90, थीटा 90 होगा तो टॉर्क कितना हो जाएगा, एक्सटर्नल टॉर्क sin 91, दिस इज इक्वल टू NIAB, इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, अब टॉर्क प्रोड्यूस हुआ मींस क्या हुआ कि ये स्प्रिंग ट्विस्ट हुई, जैसे इसमें करंट गया ये ट्विस्ट हो गया, पॉइंटर इधर गया तो स्प्रिंग क्या हुई ट्विस्ट हुई, ट्विस्ट हुई, इसका मतलब इसका भी देखो ध्यान से ये। ठीक है, आगे नेक्स्ट, इफ फाई या के कह दो, पहले के मान लेते हैं, के इज कांस्टेंट में रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस्ड, रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ट्विस्ट, एक बार ट्विस्ट होने से कितना रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, यानी कि दैट इज की क्या है रिस्टोरिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग पता है क्या होता है, वापस लाने वाला, पर यूनिट ट्विस्ट, ट्विस्ट मान लेते हैं 5 यहां पे। ठीक है, 5 ये भी एंगल ही है तो 5 मान लेते हैं यहां पे, तो के इज द रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, तो 5 यहां पे ट्विस्टिंग एंगल है, 5 के ट्विस्टिंग एंगल, तो यहां से रिस्टोरिंग टॉर्क कितना बनेगा, टाउ रिस्टोरिंग, ये बन जाएगा k इंटू 5, k इंटू 5, और ये होगी इक्वेशन नंबर। ठीक है, अब मैंने कहा था स्प्रिंग इज आइडियल, अगर स्प्रिंग आइडियल हुई if spring is ideal मीन्स फॉस्फोर की या फॉस्फोर ब्रोंज की या फिर क्वार्ट्ज की बनी हुई, तो क्या होगा बेटा, जो रिस्टोरिंग टॉर्क और कौन सा एक्सटर्नल टॉर्क मीन्स जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क था वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, जितना ज्यादा वो घुमा था उतना वापस आएगा बेटा। तो अब क्या होगा बेटा, इन दोनों को कंपेयर कर दो, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को और इक्वेशन थर्ड को, तो यहां से k5 इज इक्वल टू कितना है बेटा, NIAB। ठीक है, तो यहां से 5 कितना आया, दिस इज इक्वल टू NAB डिवाइड बाय k और इनटू I, ये बड़ा ना बेटा, इक्वेशन नंबर 4। n के नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, अगर हमने इसे बना दिया, ये फिक्स हो गया, इसका ना तो मैं इसमें टर्न्स चेंज कर सकता,
ना कोयल का मैं एरिया चेंज कर सकता, ना मैं मैग्नेट चेंज कर सकता। ये के क्या है, के इज द रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। और ये के किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द वायर ऑफ द स्प्रिंग। जो स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग किस मटेरियल से बनी हुई है उसके नेचर पे डिपेंड करता है। अब स्प्रिंग में लगा दी मैं, ना स्प्रिंग चेंज कर सकता है। तो एन, ए, बी और के ये चारों के चारों क्या हो गए, कांस्टेंट। तो फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ एन, ए, बी डिवाइडेड बाय के, जो 5 होगा वो ओनली डिपेंड किस पे करेगा, करंट पे। मींस जितना ज्यादा करंट सर्किट में आएगा उतना ज्यादा वो क्या दिखाएगा, वो डिफ्लेक्शन। क्या दिखाएगा, डिफ्लेक्शन। आपको पेपर में एमसीजी लिखाते हुए एमोइकोमीटर क्या है, प्रिंसिपल क्या है, डायग्राम क्या है, उसके बाद में लिखा आता है कि प्रूव दैट डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड in the galvanometer is directly proportional to the current flowing in the circuit, the galvanometer। ठीक है, तो ये तो है ही क्लियर। तो कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, ओनली करंट पे। करंट कम, डिफ्लेक्शन कम, करंट ज्यादा, डिफ्लेक्शन ज्यादा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर बिकम्स लीनियर, गैल्वेनोमीटर स्केल बिकम्स लीनियर। आपको ये पूछ सकता है कि गैल्वेनोमीटर जो स्केल है वो लीनियर कब होगा, स्केल बिकम्स लीनियर। लीनियर का मतलब डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द गैल्वेनोमीटर डिपेंड किस पे करे, करंट पे डिपेंड करे। लीनियरली ये ग्राफ बनाते हो स्ट्रेट टाइम में लीनियर, ऐसे कि जितना वहां पे करंट बढ़ता जाएगा उतना डिफ्लेक्शन भी बढ़ता जाएगा, उसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर स्केल बिकम्स लीनियर। ठीक है, ये इसकी वर्किंग आपके सामने। ठीक है, बिल्कुल छोटी सी वर्किंग है, लेकिन एक टॉपिक छोटा नहीं है, इसमें आगे और भी टॉपिक है। तो ये आपको आ गया होगा मेरे समझ अच्छे से। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल हो गया, ये फॉर्मूला देखना से सर, ये फॉर्मूला याद करना, ये काम आएगा आगे। तो 5 इक्वल टू हमारे पास, मैं ये सब मिटा रहा हूं। अच्छा जी, ये 5 का फॉर्मूला था, इस पे डिपेंड करके मैं इस डायग्राम को मिटा रहा हूं। अब इस पे छोटे-छोटे क्वेश्चंस क्या बनते हैं, है तो पूरा टॉपिक एक ही, हो सकता है कि कंप्लीट ही आ जाए, लेकिन फिर भी मैं अलग जो पार्ट बना के समझाता हूं आपको मैं कि भाई हमारा 5 क्या था, 5 इक्वल टू था एन बी ए डिवाइड बाय के और इनटू क्या था, आई था। ठीक है, ये मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। मींस 5 किस पे डिपेंड करेगा, 5 डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्न्स पे, 5 किस पे डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड पे, 5 किस पे डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ कॉइल पे, 5 किस पे डिपेंड करेगा, करंट पे, एंड 5 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, है ना। ठीक है, तो पहली बात, जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड है वो किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पे। कॉइल के जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कॉइल के ऊपर वायर लपेटे जाए उतना डिफ्लेक्शन भी बढ़ता जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, एक लिमिट होती है, उस लिमिट तक हम टर्न्स बढ़ा सकते हैं बस। उसके बाद क्या होगा, कहते हैं बहुत ज्यादा बढ़ाने से क्या होगा, उसके बाद बढ़ाने से क्या होगा, वो कॉइल है ना वो बल्की हो जाएगी। बल्की मींस साइज बढ़ जाएगी, उसकी साइज बढ़ जाएगी मींस लेंथ भी बढ़ती जा रही है, लेंथ बढ़ती जाएगी तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, उस सर्किट का उस गैल्वेनोमीटर में क्या बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस। तो फिर वो क्या नहीं रहेगा, उसका सेंसिटिविटी जो सेंसिटिव है वो नहीं रहेगा वो। ठीक है, अच्छा जी, दूसरी बात किस पे डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड पे। हाँ, आप मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा बढ़ा सकते हो आप बढ़ा सकते हो, मींस परमानेंट ऐसे मैग्नेट यूज करें जिसका मैग्नेटिक फील्ड सबसे स्ट्रांग हो। तो आप जानते होंगे ऐसे कौन से मैग्नेट होती है जो मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा प्रोवाइड करती है, दैट आर कॉल्ड हॉर्स शू मैग्नेट। यू शेप होती है, यू शेप हो सकते हैं, यू शेप मैग्नेट, इसको बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट। जो घोड़े के जो जूते होते हैं, ठीक है, आपने देखे उनको, वो उनके पैरों में उसके खुरू में ठुके जाते हैं बेटा, वो जो रोड पे चलते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड आप स्ट्रॉन्ग करो,
दूसरी बात एरिया ऑफ द कॉइल, फिर वही बात है, एरिया जितना ज्यादा होगा डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, लेकिन जितना ज्यादा एरिया हो गया वो बात आएगी ना, ये हमारे पास मैग्नेट थी, अब ये इसका एरिया इतना बड़ा हो गया, मैग्नेट हमारे पास ये है, तो क्या सभी कोर के अंदर से यहां से लाइन ऐसे जा रही है, मैंने इसे दिखा दिया, ठीक है, लेकिन यहां तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं गई, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं, क्योंकि बाहर चला गया इससे है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो पूरी कोर के थ्रू यूनिफॉर्म होनी चाहिए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। तो अगर एरिया भी बहुत ज्यादा हो गया, लिमिट से ज्यादा हम एरिया भी बढ़ा दें तो क्या होगा, इस कोर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब इसकी भी एक लिमिट है, उससे ज्यादा हम इसको भी नहीं बढ़ा सकते। तो एन को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, ए को भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। दूसरा करंट पर डिपेंड करेगा तो ठीक है, जितना ज्यादा करंट छोड़ोगे डिफ्लेक्शन ज्यादा आ जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि गैलोमीटर में वो स्केल था, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 3 था, तो अगर वो पॉइंट 3 पे गया तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना हो गया, बस 3। अगर इसमें यहाँ डिफ्लेक्शन आ गया, जितना करंट हमने यहाँ पे दिया था उससे डिफ्लेक्शन यहाँ आ गया, अब अगर मैं उससे ज्यादा और करंट इसमें सप्लाई दे दूं, गैलोमीटर में दे दूं, तो क्या होगा, इससे ज्यादा स्केल है ही नहीं, तो ये सुई थोड़ी देर तो क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी, और उसके बाद ये डैमेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डैमेज। तो इसका मतलब गैलोमीटर में जो करंट है बस ओनली जितना उसका स्केल होता है, फुल स्केल, वहीं तक इसका मेजर होता है, यानी वहीं तक उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। उससे ज्यादा आपने करंट भेज दिया तो कंप्लीटली डैमेज हो जाएगा, कंप्लीटली डैमेज हो जाएगा। ठीक है। दूसरा डिफ्लेक्शन और किस पे डिपेंड करेगा, रिस्टोरिंग टॉर्क जो कांस्टेंट था, टॉर्क कांस्टेंट कह सकते हो आप इसको, रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट बताया था ना आपको मैंने, टॉर्क कांस्टेंट वो के, तो के जितना कम होगा उतना फाई ज्यादा होगा। और के किस पे डिपेंड करते हैं, नेचर ऑफ द मटेरियल। बार बार समझाया मैंने आपको कि कैसा वायर यूज करें, इसका क्वार्ट्ज का या ब्रोंज का, उनका जो के होता है वो लिस्ट होता है, कम से कम होता है उनका के, उनका जितना कम के होगा उतना डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगा, मींस उतना ज्यादा वो रोटेट कर सकते हैं। जैसे आप देखा होगा ना, अगर एक हार्ड क्या हुई स्प्रिंग हुई तो उसको रोटेट करना बहुत टेढ़ा होता है, और एक सॉफ्ट स्प्रिंग हुई तो आसानी से रोटेट हो जाएगी, वापस भी आ जाएगी। इसका मतलब उसका के जितना कम होगा उतना डिफ्लेक्शन ज्यादा दिखाई देगा। तो ये टॉपिक क्या है, फैक्टर इफेक्टिंग डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर, कि जो डिफ्लेक्शन होता है गैल्वेनोमीटर में उनके ऊपर क्या क्या फैक्टर डिपेंड करते हैं, कि भाई फाइव किन किन जो फैक्टर्स हैं उन पे डिपेंड करता है, किन से बढ़ सकते हैं और किन से घट सकते हैं। ठीक है, आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है, दिमाग में बैठाओ चीजें, नोट्स आप बनाओ, ठीक अच्छी बात है, पॉइंट डाल के बनाओ उनको, लेकिन जो आपको समझा रहा हूं थ्योरेटिकली उसको अच्छे से समझो पहले बार। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद आती है इसकी वो जो आपके 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, क्या कि भाई ये जो कोर होती है, कोर क्यों यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर क्यों यूज करते हैं, क्या बताया मैंने आपको कि कोर के कारण क्या होगा, इस कोर के कारण ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन कोर के अंदर से पास होंगी, कह सकते हैं ऑलमोस्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू द कोर एंड इट बिकम्स मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रॉन्ग एंड ए मैक्सिमम टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड, उससे टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम। या आप ये भी कह सकते हो कि इस कोर के कारण क्या प्रोवाइड होता है, रेडियल फील्ड। आप सीधा बोल सकते हो कि कोर का, सॉफ्ट आयरन कोर का क्या रोल है कि ऑलमोस्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर से पास होंगी और एक रेडियल फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, रेडियल फील्ड। ठीक है, चलो दूसरी बात, उल्टा भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज रेडियल फील्ड, व्हाट इज रेडियल फील्ड। ये टॉपिक मैंने आपको टॉर्क में समझाया था कल वाले टॉपिक में। तो वो क्या था बेटा कि इफ द प्लेन ऑफ कॉइल पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, अगर कॉइल का प्लेन पैरेलल हो मैग्नेटिक फील्ड के, या फिर नॉर्मल टू द कॉइल परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड के, यानी थीटा तो 90 हो और अल्फा 0 हो, तो उन दोनों केसेस से क्या हुआ था, उसको क्या बोलते हैं, रेडियल फील्ड, और दोनों केसेस से टॉर्क क्या मिलता है, मैक्सिमम टॉर्क मिलता है। ठीक है, फिर आपसे कोई पूछ ले, बताओ रेडियल फील्ड है ना, वो किससे अचीव होगा, हाउ कैन वी अचीव रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल फील्ड तो कैसे अचीव कर सकते हैं। पहला मेथड तो आपको बता ही दिया, सॉफ्ट आयरन कोर, बाय यूजिंग द कोर, सॉफ्ट आयरन कोर, इसके अंदर जो मैग्नेट है इनके बीच में क्या रख दो, एक सॉफ्ट आयरन कोर। ये कह सकते हैं कि वाइंडिंग और ना सॉरी कॉपर वाइंडिंग किसके ऊपर होनी चाहिए बेटा, बाउंड ऑन द सॉफ्ट आयरन कोर।
कॉपर वाइंडिंग आर वाउंड ऑन द सॉफ्ट आयरन कोर। जो कॉपर की वाइंडिंग करते हैं वो सॉफ्ट आयरन कोर पे वाउंड करें, ऐसे नहीं बस वायर को स्प्रिंग टाइप में रख दिया। ठीक है, तो हम सॉफ्ट आयरन कोर का यूज करके रेडियल फील्ड को अचीव कर सकते हैं। एंड सेकंड, इनसे भी तो नॉर्थ और साउथ जो मैंने मैग्नेट जो लिए हैं, ठीक है, मेहनत तो लगेगी इसे बनाने में, ये भी तो हो सकते थे नॉर्थ एंड साउथ, लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, यहां से अगर यहां पे इसमें कोर रखूंगा तो इस कोर में से सभी लाइन ऐसे पास नहीं करेंगी, ये दो मैग्नेट, जो मैग्नेट के दो पोल हैं ऐसे, जैसे कि ये करेगी, तो इससे तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लाइन इसके अंदर से पास होंगी। और ये अगर मैं रख दूंगा इस शेप के मैग्नेट, तो ज्यादा लाइनें इसके अंदर से पास नहीं होंगी। तो क्या है, दो तरह से रेडियल फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। पहला मेथड आपको बताया बाय यूजिंग द सॉफ्ट आयरन कोर, एंड सेकंड मेथड बाय कटिंग द मैग्नेट इनटू द शेप ऑफ कनकेव फेसेस। अगर हम जो मैग्नेट्स हमारे पास हैं, उन मैग्नेट को कनकेव फेसेस के शेप में उनको क्या करते हैं, कट करते हैं। ठीक है, तो उससे भी क्या मिलेगा, हमें रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। ठीक है बेटा, तो ये थे इसके रूल। क्लियर? ठीक है, उसके बाद आती है इनकी सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। और सेंसिटिविटी का मतलब बताएगा, द डिवाइस विच कैन बी डिटेक्ट द वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट या डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर इवन ए स्मॉल करंट, ये कह सकते हो आप, डिफ्लेक्शन produced in galvanometer even a small amount of current flow in circuit। अगर उस सर्किट में बहुत ही कम करंट भी अगर फ्लो करेगा तो भी गैल्वेनोमीटर क्या दिखा देगा, डिफ्लेक्शन। वो क्या कहलाएगी, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, दो टाइप की सेंसिटिविटी होती है, ये बात जरूर लिख लेना, हो सकता है उस नोट्स में ना हो, ये बात लिख लेने पर, ये नोट्स में हो सकता है आपको ना मिले, मे भी आप इसकी डेफिनेशन जरूर लिख लेना। ठीक है, क्लियर? अच्छा, उसके बाद सेंसिटिविटी की टाइप्स ऑफ सेंसिटिविटी। दो तरह की सेंसिटिविटी होती है। नंबर 1, करंट सेंसिटिविटी। क्या होती है बेटा करंट सेंसिटिविटी? डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन गैल्वेनोमीटर कब, when a unit current क्या बेटा, flows through the galvanometer, flow through सर्किट कह सकते हो या गैल्वेनोमीटर, क्योंकि जितना सर्किट में करंट होगा उतना गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा देगा। तो ये क्या कहलाएगी, करंट सेंसिटिविटी। मींस इसे कह सकते हैं करंट सेंसिटिविटी को डिनोट करेंगे IS से। दिस इज इक्वल टू क्या, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर, यानी कि डिफ्लेक्शन का लिखा था हमने phi से, व्हेन ए यूनिट करंट मींस I क्या, एक यूनिट करंट है, तो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन ए यूनिट करंट फ्लो इन द सर्किट। और आपको पता था phi का फॉर्मूला क्या था, दिस इज NBA I डिवाइड बाय K, वो तो phi और डिवाइड बाय क्या है I से क्या हो गया, कैंसिल। तो जो करंट सेंसिटिविटी I वो कितनी है बेटा, NBA डिवाइड बाय K। दिस इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। दूसरी होती है वोल्टेज सेंसिटिविटी। दूसरी कौन सी होती है, वोल्टेज सेंसिटिविटी। सेम बात है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड
प्रोड्यूस्ड इन गैल्वेनोमीटर व्हेन ए यूनिट वोल्टेज कभी फ्लो नहीं करती, वोल्टेज अप्लाइड होती है। ये बात ध्यान रखना, कभी आपको रेंडम नहीं लिख दूंगा इसको। व्हेन ए यूनिट वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस टू टर्मिनल्स ऑफ गैल्वेनोमीटर, अगर उस गैल्वेनोमीटर के दो टर्मिनल के अक्रॉस अगर यूनिट वोल्टेज अप्लाइड कर दें और उसके कारण अप्लाइड करने के कारण कितना डिफ्लेक्शन वो दिखाए, वो क्या कहलाएगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, Vs दिस इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय V, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन यूनिट वोल्टेज इज अप्लाइड। ठीक है, तो जितनी वोल्टेज अप्लाइड करते हो उससे कितना डिफ्लेक्शन दिखाता है, वो उसकी क्या दिखाएगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी। फिर वही बात है, फाई का फॉर्मूला क्या था, दिस इज NVAI डिवाइड बाय K, और V अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वोल्टेज है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू क्या होता है, IR, I से I क्या हो गया, कैंसिल, तो हमारे पास Vs क्या बना बेटा, Vs इज इक्वल टू NBA डिवाइड बाय K इंटू R। ठीक है, ये आपके Vs। और अगर आप इन दोनों में इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में रिलेशन बताना चाहो कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो क्या है बेटा, NBA बाय K को क्या पुट कर दो, IS, ये NBA डिवाइड बाय K को क्या पुट कर दो, IS, तो Vs क्या बन जाएगा, क्या लिख देता हूं मैं, Vs क्या बन जाएगा, दिस इज IS बाय R, IS डिवाइड बाय R। तो ये दोनों के बीच में रिलेशन। अब इसके ऊपर एक, इस गैल्वेनोमीटर में एक लास्ट एक इस पे क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन सुना, देखो पहले ये बताओ वोल्टेज सेंसिटिविटी किस पे डिपेंड करती है, एक तो उन पे डिपेंड करेगी सब पे जिस पे करंट सेंसिटिविटी डिपेंड कर रही है ना, क्योंकि व्हिच इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू IS। तो जिन फैक्टर से IS करंट सेंसिटिविटी चेंज होगी, N से, B से, A से और K से, इन सब से जो चेंज होगी IS, उनसे Vs भी चेंज होगी, है NBA डिवाइड बाय K। लेकिन इस Vs में एक फैक्टर और है एक्स्ट्रा, क्या, रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस भी कम या ज्यादा होगा तो भी वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज होगी। ठीक है, इसी के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, क्या ये आप अच्छे से देख लें एक बार, उसके बाद क्या क्वेश्चन है वो देखें। देखो बेटा, क्वेश्चन ये है, भाई इज इट नेसेसरी, क्वेश्चन ये है, ये नोट मत करना, आपको नोट्स मिल जाएंगे इसके। इज इट नेसेसरी क्या, कि इफ करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज, करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज, वोल्टेज सेंसिटिविटी आल्सो इंक्रीज, यानी Vs आल्सो इंक्रीज। क्वेश्चन ये है इसका। ठीक है, कि क्या जरूरी है अगर करंट सेंसिटिविटी बढ़े, इंक्रीज हो, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़े? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आपके सामने है करंट सेंसिटिविटी। अब उसको कंप्लीट एक्सप्लेन करें तो आप ये बता सकते हो, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो IS था वो तो डिपेंड किस पे किया था, NBA डिवाइड बाय K से। ठीक है, और Vs हमारे पास आया था NBA डिवाइड बाय K इंटू R। तो आप सीधा कहो कि अगर मान लो अगर n को इंक्रीज करें, नंबर ऑफ टर्न्स को अगर इंक्रीज हम करते हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स के बढ़ाने से क्या बढ़ेगा, IS बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन आपको बताया था मैं n नंबर ऑफ टर्न्स को लिमिट से ज्यादा एक्सीड यानी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। क्यों नहीं बढ़ा सकता, आया, क्योंकि अगर नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ेंगे तो वहां पे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो n के बढ़ने से करंट सेंसिटिविटी बढ़ी और रेजिस्टेंस भी बढ़ा। और अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो वोल्टेज सेंसिटिविटी डिक्रीज। तो
करंट सेंसिटिविटी तो बढ़ी लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी कम हुई। इसका मतलब नो, इट इज नॉट नेसेसरी, कोई जरूरी नहीं है कि करंट सेंसिटिविटी बढ़े तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़े। फिर से बताऊं, क्योंकि करंट सेंसिटिविटी हम एक फैक्टर लेके चल पड़ते हैं नंबर ऑफ टर्न्स को, कि नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ता है तो करंट सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी, जिससे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेकिन रेजिस्टेंस अगर बढ़ता है तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कम होती है। सो देयर इज नो नेसेसरी कि करंट सेंसिटिविटी के बढ़ने से वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़े। ठीक है, तो ये बेटा टॉपिक हुआ आपका कंप्लीट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आप इसको अच्छे से करना, मैं आपको इसको पीडीएफ फाइल भेज दूंगा, अच्छे से नोट करना। डायग्राम इस वीडियो से नोट करें, ना कि इस नोटबुक से नोट करें। ठीक है, थैंक यू, बाय बेटा।